अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। मैं कह रहा था फार्मूला हासिल करने वालों ने इस बार अपने पीछे कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा है जिससे हमें मामूली सा भी क्लू मिल सकता है। इन्होंने निहायत जहानत, चालाकी और होशियारी से सारी प्लानिंग की है और अब वो फार्मूले को आगे भेजते हुए पीछे इन तमाम कड़ियों को तोड़ते चले जा रहे हैं जो इस चैन से मुंसलिक थी। ब्लैक जीरो ने कहा, कुछ भी हो, मैं हर सूरत में इस बात का पता चलाऊंगा कि डॉक्टर मोहसिन शराजी से फार्मूला खरीदने वाली पार्टी कौन थी और मार्टिन और इस लड़की का ताल्लुक किस तंजीम या किस एजेंसी से था। मैंने कहा, लेकिन इस बात का पता चलेगा कैसे? ब्लैक जीरो होंठ भींचते हुए कहने लगा, ये सब मालूम करने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारने पड़ेंगे। फिर वो गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर इसी तरह बैठा मैं सोचता रहा। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी दिफा। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। सेक्रेटरी साहब से बात करवाएं प्लीज। मेरा लहजा संजीदा था। वज़ारत दिफा के सेक्रेटरी का नाम सर राशिद था। वो न सिर्फ मुझे बखूबी जानते थे बल्कि इन्हें यह भी मालूम था कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के हसास इदारों से है। मेरी अक्सर सेक्रेटरी दिफा से बात होती रहती थी। इसी सिलसिले में PA भी मुझे अच्छी तरह जानते थे। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, राशिद बोल रहा हूँ। चंद लम्हे बाद सेक्रेटरी दिफा सर राशिद की आवाज़ सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। ओ तुम, आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से सर राशिद ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। अब क्या करूं, एक तो आप खुद मरू हैं और दूसरा आपने अपना PA भी मरू ही रखा हुआ है। अगर कोई नस्वानी आवाज वाली बात होती तो फिर आपको शायद ये जुमला उलट ही बोलना पड़ता कि क्या ये तुम हर वक्त मुझे फोन करते रहते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से सर राशिद बेइख्तियार हंस पड़े। तुमसे खुदा समझे, तुम्हारे बारे में सर सुल्तान वाकई दुरुस्त कहते हैं। बहरहाल बताओ क्यों कॉल किया है? मैंने एक जरूरी मीटिंग में जाना है, सर राशिद ने हंसते हुए कहा। SST लेबॉर्ट्री में काम करने वाले एक साइंसदान डॉक्टर मोहसिन शराजी जो लेबॉर्ट्री के स्ट्रांग रूम के इंचार्ज भी थे, वो एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो चुके हैं। मुझे इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात चाहिए। मैंने संजीदा होते हुए कहा। ओह हाँ, इनकी नागहानी मौत पर मुझे बेहद अफसोस हुआ है, लेकिन ये बात मेरे लिए इंतहाई हैरत का बायस बनी है कि वो मेकअप में एक होटल में मौजूद थे और वापसी पर एक टैक्सी में सफर करते हुए एक हैवी लोडर से इनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस हादसे में मौके पर ही जहां बाग हो गए हैं। सर राशिद ने कहा। इनकी मौत हादसाती नहीं थी बल्कि एक गैर मुल्की आदमी ने, जिसका ताल्लुक या तो किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से है या फिर किसी गैर मुल्की सरकारी एजेंसी से है, इसे हलाक कराया है। डॉक्टर मोहसिन शराजी ने SST लेबॉर्ट्री का एक अहम फार्मूला कॉपी करके मुजरिमों के हवाले किया था जिसके बदले में इन्हें कसीर मुआवजा मिला है। मैंने कहा। ओह ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो ऐसे आदमी नहीं थे, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है मेरे बेटे, राशिद ने कहा। मेरे पास इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं जनाब। आप मेरा किसी ऐसे आदमी से रब्ता करा दें जो इनके ऑफिस वर्क के बारे में और इनकी ज़ात के बारे में पूरी तफसीलात जानता हो। मैंने कहा। ओ, अगर ऐसा है तो ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक बात है। बहरहाल तुम मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हें अभी ये सब मालूम करके बताता हूँ, राशिद ने कहा। ओके, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, मैंने कहा और मैंने रिसीवर रख दिया। ब्लैक जीरो इस दौरान चाय का कप लाकर मेरे सामने रख चुका था और दूसरा कप लेकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। मैंने कप उठाया और चाय के सिप लेने लगा। 10 मिनट बाद मैंने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने लगा। PA टू सेक्रेटरी दिफा। दूसरी तरफ से PA की मखसूस आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा। मैं बॉस से आपकी बात करवाता हूँ, दूसरी तरफ से PA ने कहा। हेलो, राशिद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर राशिद की आवाज़ सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा। तुम्हें डॉक्टर मोहसिन शराजी के बारे में जो कुछ भी मालूम करना चाहते हो वो तुम इनके दोस्त डॉक्टर अहमद आलम से मालूम कर सकते हो। तुमसे मुकम्मल ताबून करेंगे, सर राशिद ने कहा। साथ साथ इनका फ़ोन नंबर भी बता दिया। और वो क्या लेबॉर्ट्री में मिलेंगे या अपनी रिहाइश गाह पर? मैंने पूछा। वो इन दिनों रुखसत पर हैं और अपनी रिहाइश गाह में मौजूद हैं। मैं तुम्हें इनके फ़ोन नंबर के साथ रिहाइश का एड्रेस भी बता देता हूँ, सर राशिद ने कहा। और फिर इन्होंने मुझे डॉक्टर अहमद का फ़ोन नंबर और इनकी रिहाइश गाह का पता नोट कराना शुरू कर दिया। बेहद शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मैंने कहा। उसके साथ ही मैंने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर मैंने सर राशिद के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, डॉक्टर अहमद आलम रेजिडेंसी। राब्ता मिलते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि डॉक्टर अहमद आलम से बात कराएं। ओके, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर अहमद आलम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना तारुफ करवाया और कहा, जनाब सेक्रेटरी दिफा राशिद साहब ने आपसे अभी मेरे बारे में बात की होगी। ओह हाँ, यस सर, फरमाएं सर। दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई बुकलाए हुए लहजे में कहा गया। मुझे आपसे डॉक्टर मोहसिन शराजी के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करनी है। क्या आप मुझे मिलने के लिए वक्त दे सकते हैं? मैं स्पॉट लहजे में कहा। यस सर, क्यों नहीं। आप यहाँ मेरी रिहाइश गाह में तशरीफ ले आएं या फिर आप जहाँ कहें मैं आपसे खुद मिलने के लिए पहुँच जाऊँगा, डॉक्टर अहमद आलम ने कहा। मैं खुद आपकी रिहाइश गाह आ रहा हूँ, मैंने कहा। ओके, मैं आपका मुंतजिर हूँ, डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब दिया और मैंने रिसीवर रख दिया। मेरी पेशानी पर लकीरें उभर आई थी।
क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? ब्लैक जीरो ने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा। परेशान नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या ये आदमी डॉक्टर मोहसिन शरादी के बारे में वो सब कुछ भी बता सकेगा जो मैं मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, एक बार इससे मिलने, हो सकता है कि इसे मालूम हो या इसे कोई ऐसी टिप मिल जाए जिससे आगे बढ़ने के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन ही मिल जाए। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, बहरहाल ठीक है, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने एक तवील सांस लेते हुए कहा और उठ खड़ा हो गया। मेरे उठते ही ब्लैक जीरो भी उठ खड़ा हुआ और फिर मुझे अल्लाह हाफिज कहकर मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी कार में सवार डॉक्टर अहमद आलम की रिहाइशगाह की तरफ उड़ा जा रहा था। आधे घंटे बाद मैंने कार कॉस्टेंट कॉलोनी की तरफ मोड़ दी। मैंने कार कोठी नंबर 310 के बंद फाटक के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर साइड पर मौजूद कॉल बेल के बटन की तरफ बढ़ गया। तो उन पर डॉक्टर अहमद आलम की नेम प्लेट मौजूद थी जिसमें नाम के नीचे डिग्रियां भी दर्ज थी। इन डिग्रियों के मुताबिक डॉक्टर अहमद आलम एक सरकारी अस्पताल के आम से डॉक्टर थे। क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और इंतहाई टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री में काम करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए नेम प्लेट लगाई हुई थी। मैंने कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। वो अपने लिबास और अंदाज से ही मुलाजिम दिखाई दे रहा था। जी जनाब, मुलाजिम ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए बड़े मोतबाना लहजे में कहा। मैंने इसे अपना तारुफ करवाया और कहा कि मुझे डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है। उन्होंने मुझे मुलाकात का वक्त दिया हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ रुकें, मैं फाटक खोलता हूँ, फिर आप अपनी कार अंदर ले आएं। मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। मैं दोबारा कार में बैठ गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया तो मैं कार अंदर ले गया। पोस्ट में एक कार पहले से मौजूद थी। मैंने कार इसके पीछे रोकी और फिर नीचे उतरकर मैं मुलाजिम का इंतजार करने लगा, क्योंकि कोठी पर खामोशी तारी थी और ऐसा लगता था कि यहाँ मुलाजिम के अलावा और कोई आदमी नहीं है। आए जनाब। इसी लम्हे अक्सर से मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर मुलाजिम के पीछे चलता हुआ मैं साइड में बने हुए एक छोटे से ड्राइंग रूम में पहुंच गया। आप तशरीफ रखें, मैं साहब को आपकी आमद की इतला देता हूँ। मुलाजिम ने कहा, रुको ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम आसिफ है जनाब। मुलाजिम ने जवाब दिया। ये कोठी पर इस कदर खामोशी क्यों तारी है? क्या तुम्हारे साहब की फैमिली कहीं गई हुई है? मैंने पूछा। जी, इनकी बेगम गाँव में रहती हैं और साहब खुद यहाँ रहते हैं और इनके साथ सिर्फ मैं यहाँ रहता हूँ। आसिफ ने जवाब दिया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। आसिफ बाहर चला गया। इसी लम्हे मुझे बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों बाद एक अधेड़ उम्र लेकिन सेहतमंद आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर घरेलू लिबास था और आंखों पर नजर का चश्मा। मैं इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे डॉक्टर अहमद आलम कहते हैं, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी इससे अपना तारुफ करवाया। मैंने जानबूझकर इसे अपना पूरा तारुफ न करवाया क्योंकि मैं चाहता था कि डॉक्टर अहमद आलम बस मुझे सीक्रेट सर्विस के एक आम से मेंबर ही समझें। तशरीफ रखें, डॉक्टर अहमद आलम ने कहा और फिर खुद भी वो सामने वाले सोफे पर बैठ गए। इसी लम्हे आसिफ अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में मशरूब की एक बोतल थी जिस पर सूख रंग का टिश्यू लिपटा हुआ था। इसने बोतल मेरे सामने मेज पर रख दी। आप नहीं लेंगे? मैंने कहा। जी नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। डॉक्टर अहमद आलम ने रूखे से लहजे में जवाब दिया तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप डॉक्टर मोहसिन शरादी के बारे में क्या मालूम करना चाहते हैं और क्यों? डॉक्टर अहमद आलम ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद खुद ही बात शुरू करते हुए कहा, आप डॉक्टर मोहसिन शरादी को कब से जानते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुज़श्ता 4 सालों से, जब मैंने SST लेबॉर्ट्री को ज्वाइन किया था। डॉक्टर आसिफ ने जवाब दिया। क्या डॉक्टर मोहसिन शरादी आपसे सीनियर थे? मैंने पूछा। जी हाँ, लेकिन सिर्फ 6 माह, डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर मोहसिन शरादी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप कुछ जानते हैं? मैंने कहा। क्या मतलब, आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर अहमद आलम ने कहा। मेरा मतलब है कि इनके दोस्त, इनके मखसूस मुलाकाती, इनके घर से बाहर पसंदीदा एक्टर्स वगैरह, वो मेरे इंतहाई बेतकल्लुफ़ दोस्त थे और चूँकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ इसलिए मैं अक्सर इनकी रिहाइशगाह पर चला जाता था और हम रात गए तक इकट्ठे रहते थे। डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब देते हुए कहा। क्या गैर मुल्कियों से भी इनकी दोस्ती थी? मैंने कहा तो डॉक्टर अहमद आलम बेख्तियार चौंक पड़े। गैर मुल्कियों से क्या मतलब है? मैं समझा नहीं आपकी बात। डॉक्टर अहमद आलम ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने बड़े सादा से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है कि दोस्ती से आपकी क्या मुराद है? गैर मुल्की क्लबों और होटलों में तो मिलते ही रहते हैं। डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब देते हुए कहा। क्या कोई गैर मुल्की इनकी रिहाइशगाह पर भी आता जाता रहता था? मैंने कहा, वो नहीं, ऐसा मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ और ना मैंने कभी सुना है, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर अहमद आलम ने कहा। इसके लहजे में हैरत थी। आपका कोई दोस्त जो हाल ही में गैर मुल्क से आया हो और वो यहाँ कोठी में भी आया हो? मैंने कहा। नहीं, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? डॉक्टर अहमद आलम ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर मोहसिन शरादी ने चंद रोज़ कबल आपके एक बैंक अकाउंट में कसीर रकम जमा करवाई है। क्या ये दुरुस्त है? मैंने अचानक कहा तो डॉक्टर अहमद आलम बेख्तियार उछल पड़ा।
मैंने इसके चेहरे पर कुदरती परेशानी के तासुरात देखकर अंधेरे में तीर चलाते हुए ये बात की थी, लेकिन इस सवाल पर जिस बुरी तरह से डॉक्टर अहमद आलम उछला था, ये देखकर मुझे वाकई हैरानगी हुई थी। मेरे अकाउंट में रकम क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। डॉक्टर अहमद आलम ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा, डॉक्टर मोहसिन शरादी हलाक हो चुके हैं। इन्होंने SST लेबॉर्ट्री के स्ट्रांग रूम से BR मोबाइल का फार्मूला निकाला था। इस फार्मूले की माइक्रोफिल्म बनाई थी। वो फार्मूला लेबॉर्ट्री से बाहर लाए थे और फिर इन्होंने फार्मूला गैर मुल्की को दिया था, जिसके बदले में डॉक्टर मोहसिन शरादी को $1 अरब कैश दिया गया था। डॉक्टर मोहसिन शरादी ने गैर मुल्की से फार्मूले का सौदा $1 अरब में किया था, जिसके लिए आधा मुआवजा वो पहले ले चुके थे और आधा मुआवजा इन्हें फार्मूले की माइक्रोफिल्म देने के बाद दिया गया था। डॉक्टर मोहसिन शरादी ने माइक्रोफिल्म लॉरेन होटल के मालिक मार्टिन को दी थी और इसने माइक्रोफिल्म के बदले इन्हें $50 करोड़ दिए थे। और आपकी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि डॉक्टर मोहसिन शरादी जब मार्टिन को माइक्रोफिल्म देकर निकले तो रास्ते में एक हैवी लोडेड ट्रक ने इस टैक्सी को हिट किया था और इसे कुचल कर रख दिया था, जिसमें डॉक्टर मोहसिन शरादी सवार थे। और हमें मालूम हुआ है कि ये काम मार्टिन के आदमियों ने किया है। फार्मूला इन्हें मिल चुका था, इसलिए इन्होंने इस बात को छुपाने के लिए कि डॉक्टर मोहसिन शरादी ने लेबॉर्ट्री से फार्मूला चोरी करके किसके हवाले किया था, इन्हें हलाक करवा दिया। मैंने बगौर डॉक्टर अहमद आलम को देखते हुए कहा था, मैंने महसूस कर लिया था कि डॉक्टर अहमद आलम न सिर्फ इस मामले के बारे में बहुत कुछ जानता है, बल्कि इसका अंदाज और फिर इसकी बदलती हुई हालत जाहिर कर रही थी कि वो बराते खुद भी इस चक्कर में मुलव्विस है। ओह, लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या ताल्लुक है? आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब दिया, लेकिन इसके लहजे में खोखलापन नुमाया था। आप लेबॉर्ट्री के इन साइंसदानों में से एक हैं जो लेबॉर्ट्री में आने और जाने वालों को मखसूस डोज देकर बेहोश करते हैं और इनके जाने और आने की निगरानी करते हैं और इनके जिस्मों की स्कैनिंग करते हैं, ताकि बाहर से आने वाला अपने साथ कोई भी चीज़ लेबॉर्ट्री में न ला सके और ना ही कोई खुफिया तौर पर लेबॉर्ट्री की कोई चीज़ लेबॉर्ट्री से बाहर ले जा सके। मैंने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है। डॉक्टर अहमद आलम ने परेशानी से पहलू बदलते हुए कहा, आखिरी बार जब डॉक्टर मोहसिन शरादी लेबॉर्ट्री से बाहर जाना चाहते थे तो आपने इन्हें बेहोश करके इनके जिस्म की स्कैनिंग की थी? मैंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल की थी। डॉक्टर अहमद आलम ने कहा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपकी नज़रों में वो माइक्रोफिल्म नहीं आई जो डॉक्टर मोहसिन शरादी ने अपने पास छुपा रखी थी? मैंने कहा तो डॉक्टर अहमद आलम का रंग उड़ गया। ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। मैंने इनकी मुकम्मल स्कैनिंग की थी। अगर इनके पास कोई माइक्रोफिल्म होती तो वो मुझे ज़रूर नजर आ जाती। आपको इस मामले में यकीनन बड़ी गलतफहमी हुई है, डॉक्टर अहमद आलम ने कहा, लेकिन इसका लहजा साफ बता रहा था कि वो इस मामले में यकीनी तौर पर मुलव्विस है। आपको सेक्रेटरी दिफा साहब ने मेरे बारे में क्या बताया है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इन्होंने कहा था कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस से है और आपके चीफ के इख्तियारात सदर मुमलिकत से भी ज़्यादा हैं और आप मुझसे डॉक्टर मोहसिन शरादी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब देते हुए कहा, ओके, आपके ताउन का शुक्रिया, अब इजाज़त दें। मैंने यकलफ उठते हुए कहा तो डॉक्टर अहमद आलम भी उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर यकलक इंतहाई इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। फिर वो मुझे छोड़ने मेरी कार तक आया। मुलाजिम ने फाटक खोला और मैं अपनी कार बाहर ले आया, लेकिन दूर जाने के बजाय मैंने कार नज़दीकी एक साइड रोड पर रोकी और फिर साइड सीट उठाकर इसके नीचे मौजूद बॉक्स में से बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल निकाला और इसका एंटी उठाकर भी जेब में रखा और फिर कार से बाहर आ गया। मैंने कार का दरवाज़ा लॉक किया और फिर मैं दोबारा डॉक्टर अहमद आलम की कोठी की तरफ बढ़ गया। मैंने कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके कोठी की तफसीली तलाशी लेने का फैसला किया था, क्योंकि डॉक्टर अहमद आलम अपने अंदाज और रवैये की बिना पर मुझे मशकूक लग रहा था। डॉक्टर अहमद आलम के चेहरे पर मैंने ऐसे तासुरात देख लिए थे कि वो इस मामले में या तो बराह रास्त मुलव्विस था या फिर इसे इस बात का इल्म था कि डॉक्टर मोहसिन शरादी लेबॉर्ट्री से माइक्रोफिल्म बाहर कैसे ले गया था। इसलिए मैं डॉक्टर अहमद आलम को अच्छी तरह चेक करना चाहता था। मैंने कोठी की साइड गली में पहुंचकर जेब से गैस पिस्टल निकाला और इसका रुख कोठी की तरफ करके मैंने ट्रिगर दबा दिया। स्ट्रिक की आवाज़ के साथ ही यके बाद दिखरे 4 कैप्सूल पिस्टल से निकले कोठी के अंदर जा गिरे। मैंने पिस्टल वापस जेब में डाला और आगे बढ़ गया। अगबी तरफ एक तंग सी गली थी जिसमें कोठियों के अगबी हिस्से थे। कोठी की 4 दीवारी कुछ ज़्यादा ऊंची ना थी, इसलिए मैं इस तरफ से आसानी कोठी में दाखिल हो सकता था, लेकिन मैं तकरीबन 5 मिनट तक गली में ही मौजूद रहा ताकि अंदर फायर होने वाली गैस के असरात ख़त्म हो जाएं। 5 मिनट बाद मैंने उछल कर 4 दीवारी पर अपने दोनों हाथ रखे और एक झटके से मैं दीवार पर चढ़कर अंदर दाखिल हो गया। मुझे चूंकि मालूम था कि अंदर मौजूद डॉक्टर अहमद आलम और इसका मुलाजिम दोनों बेहोश पड़े होंगे, इसलिए मैं इत्मीनान भरे अंदाज में साइड राहदारी से होता हुआ सामने की तरफ पहुंच गया। पोर्च में कार वैसे ही मौजूद थी। मैं कोठी में दाखिल हुआ और फिर मैंने मुलाजिम आसिफ को एक कमरे में कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए चेक कर लिया। वो कुर्सी पर इस अंदाज में बैठा हुआ था जैसे आराम कर रहा हो और इस हालत में ही वो बेहोश हो गया था, इसलिए नीचे गिरने से महफूज रहा था। मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने वो कमरा तलाश कर लिया जिसमें डॉक्टर अहमद आलम मौजूद था। ये बेडरूम था, लेकिन डॉक्टर अहमद आलम बेड के बजाय एक सोफे पर बेहोशी के आलम में मौजूद था। मैंने इत्मीनान से कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन कमरे में कोई मशकूक चीज़ मौजूद न थी। मैंने इस कमरे के अलावा कोठी के हर कमरे की तफसील से तलाशी ले डाली, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिससे मुझे इस मामले में कोई मदद मिल सकती।
फिर मैंने स्टोर से रस्सी का बंडल उठाया और वापस डॉक्टर अहमद आलम के बेडरूम में पहुंचकर मैंने रस्सी की मदद से डॉक्टर अहमद आलम को कुर्सी पर बांध दिया। इसके बाद मैंने जेब से एंटी गैस की शीशी निकाली और इसका ढक्कन हटाकर मैंने शीशी डॉक्टर अहमद आलम की नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद मैंने शीशी हटाई, इसका ढक्कन लगाकर इसे अपनी जेब में वापस डाल लिया। मैं कुर्सी डालकर डॉक्टर अहमद आलम के सामने बैठ गया। इसके साथ ही मैंने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया था। इसी लम्हे डॉक्टर अहमद आलम के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए और फिर थोड़ी देर बाद इसने कराहते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंधा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये क्या मतलब है? तुम ये मुझे किस तरह बांधा है? पूरी तरह होश में आते ही डॉक्टर अहमद आलम ने तकरीबन चीखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, डॉक्टर मोहसिन शरादी को माइक्रोफिल्म बाहर ले जाने में तुमने ही मदद की थी। तुम और डॉक्टर मोहसिन शरादी आपस में मिले हुए थे और मार्टिन को फार्मूले वाली माइक्रोफिल्म देकर इससे मिलने वाले मुआवजे के बराबर के हिस्सेदार थे। बोलो, ये सच है ना? मैंने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर अहमद आलम ने चौंक कर कहा। सुनो डॉक्टर अहमद आलम, तुम्हारा मुलाजिम भी होश पड़ा हुआ है और अब यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए अगर तुम जिंदगी बचाना चाहते हो तो सब कुछ खुद ही तफसील से बता दो। मेरा लहजा बेहद खुश्क था। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी तुम्हारी मन घड़त बातें हैं। कौन हो तुम? क्या तुम मेरे दुश्मनों के आदमी हो? डॉक्टर अहमद आलम ने यकलक चीखते हुए लहजे में कहा। इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैंने सिर्फ ट्रिगर दबाना है और तुम्हारी लाश गटर में बहती नजर आएगी। जो सच है खुद ही बता दो, वरना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बड़ी आसानी से मालूम कर लेगी कि तुमने डॉक्टर मोहसिन शरादी को माइक्रोफिल्म कैसे ले जाने दी थी और तुम्हारे अकाउंट में डॉक्टर मोहसिन शरादी ने कितनी रकम ट्रांसफ़र की थी। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे और ज़िंदगी बार बार नहीं मिला करती। तुम इंतहाई आला तालीम याफ्ता हो, इंतहाई आला ओहदे पर फायज हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से तुमने कदम उठाया हो, इसलिए अब भी वक्त है तुम खुद ही सब कुछ बता दो। इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है और तुम्हें जिंदा छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर तुमने जिद की तो इसका नतीजा तुम्हारे हक में इंतहाई इबरतनाक निकलेगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इनकार की सूरत में मशीन पिस्टल का सारा मैगजीन तुम पर खाली कर दूंगा, मैंने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम ना जाने क्या कह रहे हो। जब मैंने कह दिया है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम जो मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम पर और हुकूमत पर अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। इस बार डॉक्टर अहमद आलम ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओके, अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम खुदकुशी करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही मैंने उठकर मशीन पिस्टल के नाल डॉक्टर अहमद आलम की कनपट्टी से लगाकर इसे दबा दिया। सिर्फ 3 तक गिनूंगा फिर ट्रिगर दबा दूंगा, मैंने कहा और इसके साथ ही मैंने रुक रुक कर गिनती शुरू कर दी। डॉक्टर अहमद आलम का रंग जर्द पड़ गया, इसकी आंखें खौफ की शिद्दत से बाहर को उबल आई, उसका चेहरा पसीने में भीग गया। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, तुम वाकई गोली चला दोगे, रुक जाओ, डॉक्टर अहमद आलम ने इंतहाई खौफजदा अंदाज में चीखते हुए कहा। बोलते जाओ वरना गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ रुकी थी, और ये भी सुन लो कि जो कुछ तुम मुझे बताओगे इसे कंफर्म भी किया जाएगा, मैंने इस तरह खुश लहजे में कहा। मैं सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ, लेकिन ये मशीन पिस्टल हटा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। मुझे हुकूमत की दी हुई सज़ा कबूल है, लेकिन तुम मुझे मारो मत, डॉक्टर अहमद आलम ने इसी तरह चीखते हुए लहजे में कहा। मैं पीछे हटकर दोबारा सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। अलबत्ता मशीन पिस्टल का रुख मैंने डॉक्टर अहमद आलम की तरफ ही रखा।